बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत। कल आपको अंतःप्रदब्बी जालिका एक कोशिकांग के बारे में बताए थे। आज उसी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले दूसरे कोशिकांग के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है गोल्जी काय। इंग्लिश में इसको बच्चों गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इस गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया। इसी कारण से इसको हम गोल्जी काय कहते हैं, क्योंकि ये कैमिलो गोल्जी जो वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के सम्मान में इस कोशिकांग का नाम रख दिया गया। इसीलिए हम इसको गोल्जी काय कहते हैं। तो आधा तो आपको वैसे इससे मालूम हो जाएगा कि इसकी खोज, गोल्जी काय की खोज किसने किया, तो तुरंत आधा नाम तो आपको पता ही है गोल्जी, केवल कैमिलो याद रखना है, तो कैमिलो गोल्जी नामक। ये आपको कोशिका द्रव्य में एक चट्टे सी संरचना दिखाई पड़ती है। इसको हम तीन रूपों में इसका नाम लेते हैं: गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण और गोल्जियोसोम। जंतु कोशिकाओं में 4 से 10 की संख्या में एक खोखली इकाई झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं। इसमें जो है सिस्टर्नी यानी लंबी इस प्रकार से ये नलिका युक्त इकाई झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं होती हैं। इसके बाद इसमें वेसिकल्स, जिसमें छोटी छोटी थैलियाँ के रूप में संरचनाएं ऐसे पाई जाती हैं। और तीसरा जो है रिक्तिकाएं होती हैं। ये 3 तरह के इसमें हमको इसके रूप दिखाई देते। ये जो चट्टा सा हमको दिखाई देता है, अगर इसको हम चित्र के माध्यम से देखें तो इस प्रकार से
इसको हम वेसिकल्स कहते हैं। स्रावी वेक्यूल, जिसको हम स्रावी रिक्तिका कहते हैं, और ये स्रावी फेस, ये आपके जो है ये सिस्टर्नी है, जो पतली सी नलिका के रूप में आपको दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार से जो है एक चट्टे के समान कोशिका द्रव्य में ये इन तीनों के रूप से ये मिश्रित संरचना हमको प्राप्त होती है, जिसे हम गाल्जी काय कहते हैं। इसमें थोड़ा समझिए यहाँ पर कि आपको जो ये सिस्टर्नी दिखाई पड़ रही है, सिस्टर्नी के जो ऊपरी भाग होता है, इस ऊपरी भाग से जो है ये नए सिस्टर्नी बनते रहते हैं हमेशा, और जिसको हम उत्तल सतह कहते हैं। तो सिस्टर्नी के उत्तल सतह से नए सिस्टर्नी बनते रहते हैं, तथा इसका जो अवतल सतह है, अवतल सतह से स्रावी वेक्यूल्स जो है वो अलग होते रहते हैं। इस प्रकार से जो है ये आपका गाल्जी काय की संरचना। इसी को हम पादप कोशिकाओं में जब देखते हैं तो पादप कोशिकाओं में ये छोटे छोटे समूहों के रूप में पाया जाता है। तो जंतु कोशिकाओं में तो हम इसको गाल्जी काय कहते हैं, और पादप कोशिकाओं में इसका नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। इस प्रकार से ये आपके जो है गाल्जी काय की संरचना। अब इसके हम आपको कार्य के बारे में बताएंगे। पहला कार्य है कि कोशिका की जितनी भी, चूंकि इसमें स्राव होता है, स्रावी फेस लिखा गया है, स्रावी वेक्यूल्स हैं, तो कोशिका की जितनी समस्त स्राव क्रियाएं होती हैं, उन स्राव क्रियाओं से इसका संबंध होता है। यानी स्राव क्रियाओं को जो है गाल्जी काय संपन्न करता है। तो कोशिका की समस्त स्राव क्रियाएं इससे संबंधित होती हैं। दूसरा कार्य कि गाल्जी काय से गाल्जी काय से लाइसोसोम, एक कोशिकांग है लाइसोसोम का निर्माण होता है। और तीसरा बिंदु है कि शुक्र जनन में एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। शुक्र
जनन में एक्रोसोम का निर्माण गाल्जिकाय से होता है। और नंबर 4 पॉइंट इसका है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो बीच में एक पतली सी भित्ति बनती है जिसको हम कोशिका पट्टिका कहते हैं। तो कोशिका पट्टिका का निर्माण करना, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण। करना। इसके अतिरिक्त 5वां पॉइंट है बच्चों कि कोशिका में हमने आपको अभी बताया कि जितनी स्राव क्रियाएं हैं सब इससे संबंधित होती हैं, इसलिए पादपों से गोंद रेजिन जो निकलता है वो इसी गाल्जिकाय के कारण से ही निकलता है। आप लोग देखे होंगे, गांव में बाग बगीचों में गए होंगे, पौधों में आपको ऐसे लसलसा एक पदार्थ पेड़ से चिपका हुआ दिखाई देता है, वही पदार्थ जो है गोंद कहलाता है। ये उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ किसके द्वारा निकलता है? इसी गाल्जिक बॉडी के कारण से। तो इस प्रकार से गोंद और रेजिन भी, गोंद और रेजिन का स्राव इस गाल्जिकाय से होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस गाल्जिकाय की संरचना, उसका निर्माण और उसके समस्त कार्य। अब आपको हम बच्चों दूसरा कोशिकांग बताएंगे। उस कोशिकांग को ये नंबर 2 पॉइंट पर हमने जो लिखा है कि गाल्जिकाय से लाइसोसोम का निर्माण होता है, तो इसी लाइसोसोम कोशिकांग के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में बीकर से भरी हुई कुछ संरचनाएं फैली होती हैं, जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। इस प्रकार से ये बीकर से भरी हुई थैलियां हैं। इनमें ऐसे जो पदार्थ भरा हुआ है उसको हम बीकर कहते हैं, इन्हीं एंजाइम इंग्लिश में, और विज्ञान की भाषा में इसको बीकर। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचक रस है। इस प्रकार से ऐसे तमाम कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई थैलियां पाई जाती हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक
डी डुबे, डी डुबे। ये डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इस लाइसोसोम की खोज किया था और इन्होंने देखा कि कोशिका द्रव्य में बिकर से भरी इस प्रकार से कुछ थैलियां पाई जाती हैं, जिसका नाम इन्होंने लाइसोसोम दिया। लाइसोसोम अभी आपको हमने पिछले उसमें बताया कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। इस प्रकार से अब ये लाइसोसोम्स का कार्य क्या है, क्योंकि अभी आप इसमें देख रहे हैं कि बिकर से भरी थैलियां हैं, तो जो भी भोज्य पदार्थ हमारी कोशिका में जाता है तो बिकर का कार्य ही होता है कि उसका पाचन करना। तो भोज्य पदार्थों का कोशिका में आए हुए भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। दूसरी इसकी विशेषता है बच्चों कि ये इसमें स्वलयन की प्रक्रिया होती है। स्वलयन की प्रक्रिया क्या है कि जैसे मृत और बीमार कोशिकाएं हैं, उन मृत और बीमार कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है कि ये थैली फटती है, बिकर इससे निकलता है, एंजाइम निकलता है, निकलने के बाद जो बीमार और मृत कोशिकाएं हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, लेकिन स्वयं भी फटने से समाप्त हो जाता है। और जब स्वयं समाप्त हुआ, दूसरे को भी समाप्त किया, तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलियाँ। ऐसी थैली को क्या कहा? आत्मघाती थैली। यानी ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में अति लघुत्तीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आत्मघाती थैलियां किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आप लाइसोसोम से लिखेंगे। क्यों आत्मघाती कहते हैं इसको आपको हमने बता दिया कि ये पाचक से भरी थैलियां हैं और जब ये फटती हैं तो स्वयं तो नष्ट होती हैं और अपने इर्द गिर्द स्थित जो कोशिकाएं हैं उनको भी ये समाप्त कर देती हैं, इसलिए इनको हम आत्मघाती थैलियां कहते हैं। तो बच्चों, लाइसोसोम्स के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। अब इसके उपरांत आपको हम दूसरे कोशिकांग के बारे में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, आपको हमने इसके पहले भी बताया था कि हमारी कोशिका एक फैक्ट्री की भांति व्यवहार करती है। जिस प्रकार से किसी फैक्ट्री में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा, वो पावर कहाँ से आता है? पावर हाउस से आता है। यानी एक उसके लिए विद्युत उपकेंद्र बनाया जाता है। उस विद्युत उपकेंद्र से विद्युत की सप्लाई फैक्ट्री में की जाती है और उस सप्लाई से विद्युत से मशीनें चलाई जाती हैं और मशीनों से हमारा उत्पादन कार्य होता है। उसी प्रकार हमारी इस कोशिका रूपी फैक्ट्री में भी शरीर रूपी जैविक क्रियाओं में, शरीर में जो जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, चलती हैं, उन जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हमारे शरीर का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और जिस दिन ये ऊर्जा हमारे शरीर से समाप्त होती है बच्चों, उस दिन हम डेड घोषित कर दिए जाते हैं, यानी राम नाम सत्य हो जाता है। जब तक ऊर्जा रहती है तब तक हम हलचल करते रहते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सारी क्रियाएं बच्चों करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ऊर्जा समाप्त हुई हमारा शरीर
निष्क्रिय हो जाता है। इस ऊर्जा को संचालित करने के लिए हमारी कोशिका रूपी फैक्ट्री में माइटोकॉन्ड्रिया रूप पावर हाउस उपस्थित है और इस पावर हाउस से हमको ऊर्जा की सप्लाई लगातार होती रहती है, हमारी जैविक क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। कैसे होता है इसके बारे में आइए देखें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया। कहीं कहीं आप अल्टमान भी लिखा देखे होंगे, तो विस्मृत मत होइएगा, अल्टमान। तो इसकी खोज किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम ये बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम वैज्ञानिक बेंडा ने दी। कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से अंडाकार संरचनाओं के रूप में ये हमको दिखाई देती। इन अंडाकार संरचनाओं को यदि हम इसका आंतरिक स्वरूप देखें कि कैसे कार्य करती हैं, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जो पदार्थ भरा है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी ये बाह्य भित्ति है, इसकी अंतःभित्ति जो है ये वलयित होती है। वलयित का मतलब मुड़ती है, और मुड़ करके जैसे आपकी उंगलियां हैं, इस उंगलियों के आकृति की संरचना बनती है और इन संरचनाओं को नाम दिया गया क्रिस्टी। उंगलियों के आकृति की जो संरचना है क्रिस्टी। आइए हम इसके बारे में देखें कि क्रिस्टी की संरचना ये ऐसे आपको ये दिखाई दे रही है। इस क्रिस्टी पर ऐसे छोटे छोटे कण लगे होते हैं और इन कणों को हम कहते हैं ऑक्सीसोम। इन्हें F1 कण भी कहते हैं, ऑक्सीसोम F1 कण कहते हैं। इन ऑक्सीसोम कणों का कार्य क्या है? ऑक्सीसोम कणों का कार्य है कि ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन वहाँ कहाँ चली गई? ऑक्सीजन बच्चों हम आप श्वसन करते हैं हमारे आपके श्वसनांगों से, वायु वातावरण से,
ऑक्सीजन नासा छिद्रों से प्रवेश होकर के हमारे श्वसनांग फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़ों के ऊपर रक्त की पतली पतली नलिकाओं का जाल फैला होता है। ऑक्सीजन विसरित करके उस रक्त में पहुंच जाती है और रक्त से ऑक्सीजन का बच्चों संबंध होता है। आप जानते हैं कि रक्त में होता है Hb, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से संबंध होता है, संबंध अस्थायी होता है और बच्चों बन जाता है ये HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी शुद्ध रक्त हो जाता है। इस प्रकार से ये शुद्ध रक्त हमारे फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचता है और हृदय में पहुंचने के पश्चात वहाँ से जो है ये जब हृदय का फंक्शन होता है, सिकुड़ता है, तो महाधमनी में ये पूरे शरीर में रक्त का परिवहन होता है। उसके माध्यम से ये ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्रिस्टी, क्रिस्टी पर उपस्थित जो है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम इस ऑक्सीजन को बच्चों ग्रहण कर लेता है। जो भोज्य पदार्थ हम आप लेते हैं, भोजन का भी पाचन हमारे आमाशय में होता है। आमाशय में पाचन के पश्चात उसका अवशोषण होता है, अवशोषित होकर के हमारे रक्त में जाता है। वो भी रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचता है और कोशिकाओं के पास पहुंच करके अब आपका पोषक पदार्थ भी कोशिकाओं के पास पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गई कोशिकाओं के पास, दोनों पहुंचते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया में इस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसमें आप इसका समीकरण देख लें। ये आपका भोज्य पदार्थ है C6, C6H12O6। ये आपका भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचा। ये उपस्थित ऑक्सीजन जो आपको पहुंची है, ऑक्सीसोम ने ग्रहण किया, 6O2 ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात इससे निकलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673, कहीं कहीं बच्चों 673, कहीं कहीं 686 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। दोनों सही हैं। तो इतना किलो कैलोरी ये एनर्जी निकलती है। ये तो हमारा वेस्टेज पदार्थ हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये वेस्टेज पदार्थ हो गया। हमारे उत्सर्जी अंगों द्वारा पुनः ये रक्त के माध्यम से हमारे उत्सर्जी अंगों में आता है और उत्सर्जी अंगों में आने के पश्चात जब हम आप सांस बाहर निकालते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी निकल जाती है। आप कहेंगे कि कैसे हम जानें कि कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प निकल जाती है? इसका टेस्ट है बच्चों। जल वाष्प का तो बहुत साधारण सा है कि ठंडियों के दिनों में जब आप अपने मुंह से सांस बाहर निकालते हैं तो आपको भाप दिखाई देती है निकलती हुई। देखा होगा आप लोगों ने, वो जो भाप निकलती है वही है जल वाष्प, आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, यही है जल की मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा हम एहसास कर लेते हैं कि ठंडक ज़्यादा लग रही है तो हाथ ऐसे रगड़ करके मुंह से फूंकते हैं हाथ पर कि गर्मी आ जाए। इसका तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन और भी इसके टेस्ट हैं।
कि अभी चूने का पानी लेकर के और मुंह से एक नली के द्वारा आप उसमें अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को यदि प्रविष्ट कराते हैं तो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है बच्चों। ये इसका टेस्ट है, बहुत इजीली है। आप अपने घर पर करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। चूना आपको मार्केट में मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड खरीदना नहीं है, वो आपके शरीर में हमेशा बन ही रही है। तो इससे आप टेस्ट कर सकते हैं बशर्ते आप जागरूक हों। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा बच्चों निकल रही है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, अर्थात 38 ATP। ये इतने बनते हैं। ये 38 ATP जो बना, यही ऊर्जा हमारी जैविक क्रियाओं को संचालित करने का कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बच्चों। ADP इसका पूरा नाम बच्चों एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा आपको किस रूप